Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss another unit number 8 company auditor। और ये जो लेक्चर है दैट इज़ ECO 1-2 एलिमेंट्स ऑफ ऑडिटिंग। ये डिस्कस कर रहे हैं BCom प्रोग्राम का ये लेक्चर रहने वाला है और ये इग्नू के लेक्चर्स हम डिस्कस कर रहे हैं। कोशिश करेंगे कि बीकॉम का ये वाला पार्ट कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट लेक्चर्स भी हम लोग प्रोवाइड कर सकें। नाउ यूनिट नंबर 8 की अगर मैं बात करूं तो कंपनी ऑडिटर के अंदर हम लोगों ने ये पढ़ना है कि कंपनी ऑडिटर क्या होता है, ठीक है, इसकी ज़रूरत क्यों है, अगर मुझे एक ऑडिटर बनना है तो मेरे पास क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, किन चीज़ों की वजह से मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगी कंपनी ऑडिटर बनने के लिए। एक ऑडिटर को अपॉइंट करूं, चाहे मैं पहला ऑडिटर अपॉइंट करूं या पहले के बाद जो ऑडिटर्स अपॉइंट करूं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में उसका क्या प्रोसीजर रहने वाला है और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में क्या प्रोसीजर रहने वाला है। एक ऑडिटर को अगर हटाना है तो क्या प्रोसीजर रहता है, अगर ऑडिटर खुद रिजाइन करना चाहता है तो उसका क्या प्रोसीजर रहता है, ऑडिटर का स्टेटस क्या होता है, उसके राइट्स, उसके ड्यूटीज, कुछ लीगल डिसीजन, ठीक है, लीगल डिसीजन का ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को हम पढ़ेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो आप लोगों को ये तो ऑलरेडी पता है कि यहाँ मैं यूनिट 1-7 प्रोवाइड कर चुकी हूँ आपको, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद मैं और भी कोशिश करूँगी कि PYQs भी डिस्कस कर सके, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कंपनी ऑडिटर की प्रोसीजर को। तो आपको जैसे कि पहले पता है कि कंपनी ऑडिटर कौन होता है, जो प्रॉपरली वेरिफिकेशन करता है, ये चेक करता है कि ऑल द थिंग्स which is going in a company are going right or wrong, ट्रू और फेयर डिसीजन लिए जा रहे हैं कंपनी में या नहीं। कहीं कहीं पे ये ऑडिट जो होता है वो कंपलसरी हो जाता है और कहीं कहीं पे ये ऑप्शनल होता है। जैसे अगर मैं कंपनीज की बात करूँ, कंपनीज एक्ट की, तो ये क्या हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है। हैंस ऑडिटर अपॉइंटमेंट और उसकी पावर्स, उसकी ड्यूटीज हमें पता होनी चाहिए। कंपनी ऑडिटर की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि भाई हम चेक ही करेंगे, ऑडिटर को तो हम चेक ही करेंगे। मेन पर्पस होता है जो उसका एक ऑडिटर को अपॉइंट करने का, ये देखना कि जो शेयर होल्डर्स हैं, जिन लोगों ने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, उन लोगों को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, ठीक है। शेयर होल्डर्स भी कंडक्ट करवाते हैं ऑडिट, उनकी भलाई के लिए भी होता है और टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता है कि टैक्स वगैरह प्रॉपरली पे हो रहा है कि नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन है कि नहीं, कोई एक्टिविटी ऐसी तो नहीं हो रही दैट इज इलीगल, पॉइंट ऑफ व्यू है ना, ये सब कुछ बताए जाते हैं आपके इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ द नेक्स्ट वन की अगर मैं बात करूं, when the auditor report to the shareholder expressing satisfaction, जब satisfaction मिलती है तो ये लगता है कि हाँ शेयर होल्डर्स के राइट प्रोटेक्टेड है, ठीक है। और अगर नहीं होता तो फिर उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाता है। तो ट्रू और फेयर व्यू के लिए कि जो भी बैलेंस शीट में हुआ है या जो भी कंपनीज में चल रहा है वो लीगल है कि नहीं है, या इरेगुलरिटीज तो नहीं है, या अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड करोगे तो क्या प्रोसीजर रहेगा, ठीक है, इन सब के लिए किया जाता है ना। क्वालिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑडिटर, अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है सेक्शन 226(1) और 2 कंपनीज एक्ट 1956 का, ये कहता है कि एक पर्सन नॉट क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट, अगर वो सीए नहीं है, सीए एक्ट 1949 के अंदर अगर वो सीए नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, तो वो क्वालिफाइड नहीं होगा। मींस यू हैव टू बी अ सीए, ठीक है। फॉर अपॉइंटमेंट एज फोर सेड may be appointed by its firm name of the auditor of the company, in which case any partner so practicing may act in the name of the firm. A person who holds a सर्टिफिकेट, अगर एक पर्सन के पास सर्टिफिकेट है ऑडिटर सर्टिफिकेट रूल के ज़रिए, तो भी वो पर्सन सर्टिफाइड ऑडिटर कहला सकता है और उसके लिए कोई भी और प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट नहीं है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में बनता है ना। कौन नहीं बन सकता, ये 226(3) के अंदर आता है। तो अभी तक हमने कौन कौन से सेक्शन की बात कर ली, सेक्शन
226 1 एंड 2। 1 और 2 क्या कहता है? अपॉइंटमेंट, नहीं क्वालिफिकेशन। एक पर्सन जो ऑडिटर है वो बनेगा या नहीं बनेगा? तो नहीं बनेगा तो 226 3 के अंदर लिखा है कौन नहीं बन सकता? बॉडी कॉरपोरेट नहीं बन सकता। अगर मैं कंपनी की एम्प्लॉय हूँ, कंपनी की पार्टनर हूँ, या मेरे पास कंपनी की कहीं ना कहीं डेट वगैरह है 1,000 से ज़्यादा, तो मैं नहीं बन सकती। क्रिमिनल केस है, ठीक है, तब भी हम नहीं बन सकते। रैशनल फॉर रिस्ट्रिक्शन, द प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग इन्वॉल्व्स एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट। अब ऑडिटर का ये काम है कि वो सारी की सारी चीज़ें मेक श्योर करेगा कि कोई फ्रॉड ना चल रहा हो, तो ये उसकी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो एक वेल इंटीग्रेटेड पर्सन होना चाहिए। इसी वजह से सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया को हम स्पेसिफिकली मानते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट है लॉ के ज़रिए कि वो पर्सन सीए होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज कंपनी ऑडिटर नीड्स लीगल प्रोटेक्शन। कंपनी का ऑडिटर को लीगल प्रोटेक्शन मीन्स लॉ की भी नॉलेज होनी चाहिए। हिज ड्यूटी इन एन इंडिपेंडेंट मैनर, अनबाइज्ड एटीट्यूड होना चाहिए उसका। अनबाइज्ड एटीट्यूड मतलब ऐसा नहीं कि कंपनी की तरफ झुकाव हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अनड्यू कनेक्शन, कोई भी दूसरा कनेक्शन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको और नीड है कि और आप पढ़ना चाहते हो तो मैं इसके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना कि मैम इसके नोट्स भी प्रोवाइड कर दो, सो दैट कि हमें ज़्यादा हेल्पफुल हो। नाउ द नेक्स्ट वन इज अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर। एक ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए कौन से सेक्शन की बात करता है एक ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए? सेक्शन 224। अभी मैंने सेक्शन 226 1, सेक्शन 226 2 जो कि आपको क्वालिफिकेशन की बात करता था, सेक्शन 226 3 डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता था, और सेक्शन 224 बात करता है कंपनीज एक्ट। एवरी कंपनी शैल एट ईच एनुअल जनरल मीटिंग, उसको एक ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है। कंक्लूजन ऑफ दैट मीटिंग अंटिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, मतलब एक एनुअल जनरल मीटिंग से लेके नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक उसको ऑडिटर को अपॉइंट करके रखना पड़ता है। इफ यू ट्रांसलेट दिस प्रोविजन इनटू रूल्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अ कंपनी, दीज आर फॉलो। कंपनी ऑडिटर, जो कंपनी का ऑडिटर होता है वो एनुअल जनरल मीटिंग में आएगा। उसका पीरियड कितना रहता है, कितना टाइम पीरियड रहता है? फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग से लेके दूसरी एनुअल जनरल मीटिंग तक। दैट व्हेन एन ऑडिटर इज अपॉइंटेड इन अ कंपनी ही शुड बी इंटीमेटेड अबाउट इट विद इन 7 days ऑफ अपॉइंटमेंट। उसको बताना पड़ता है 7 days के अंदर कि मतलब मेक श्योर करना पड़ता है कि हाँ ऑडिटर को रिक्वायर हो गया है। नाउ द नेक्स्ट वन इज 3 बेसिक रूल हैं अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के लिए। एक सर्टिफिकेट होना चाहिए उसके पास, रिटर्न सर्टिफिकेट कि वो कंपनी के द्वारा फाइनलाइज्ड अपॉइंटेड है। दैट इन केस अ कंपनी इज अनेबल टू अपॉइंट एन ऑडिटर, अगर कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग में अपॉइंट नहीं कर पाई है, ठीक है, वेट अ मिनट, अगर कंपनी ऑडिटर नहीं कर पाई है अपॉइंटेड, तो वो क्या कर पाएगी? ऑडिटर एट इट्स जनरल मीटिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो अब काम करेगी, इस जगह को भरेगी। दैट नो वन इज अपॉइंटेड एज अ कंपनी ऑडिटर हु होल्ड सच अपॉइंटमेंट इन 20 कंपनीज एट अ टाइम। ऐसा भी हो सकता है कि अगर मान लो कोई पर्सन 20 कंपनी में ऑडिटर का रोल प्ले कर रहा है तो भी वो ऑडिटर नहीं बन सकता। दैट द अपॉइंटेड शुड ऑडिटर शुड कम्युनिकेट टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, 30 दिनों के अंदर अंदर वो रिसिप्ट मिलेगी, वेदर ही एक्सेप्ट और रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द पेमेंट अपॉइंटमेंट, उसको अपॉइंटमेंट लेनी है कि नहीं 30 days के अंदर अंदर उसे बताना पड़ेगा। ना अब ऑडिटर को अपॉइंट करना है तो ऐसा होता है, दो प्रोसीजर होते हैं, फर्स्ट ऑडिटर और उसके बाद का ऑडिटर। फर्स्ट ऑडिटर फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग के बाद टू सेकेंड एनुअल जनरल मीटिंग तक होता है। तो जो फर्स्ट ऑडिटर होता है ऑफ अ कंपनी आर अपॉइंटेड बाय, कौन अपॉइंट करता है, ये किसके बारे में बताया गया है ये भी सुन लो आप लोग। ऑडिटर टू बी अपॉइंटेड फॉर दिस इनिशियल एंड पार्शियल पीरियड ऑफ अ कंपनी, इसको हम फर्स्ट ऑडिटर बोलते हैं, ठीक है, जो कि एक एनुअल जनरल मीटिंग से लेके दूसरी एनुअल जनरल मीटिंग तक होता है। और इन्होंने बोला पहला कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है। सेकंड, सच अपॉइंटमेंट इज टू मेड, ये 1 महीने के अंदर अंदर विद इन 30 days रहती है,
द फर्स्ट ऑडिटर विल होल्ड, अब फर्स्ट ऑडिटर जो है वो पहली एनुअल जनरल मीटिंग से जब तक उसको कंक्लूड नहीं कर लेगा तब तक। रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अब दूसरे ऑडिटर कब अपॉइंट होंगे? पहला ऑडिटर हमने अपॉइंट कर दिया, कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अच्छा, आप लोगों के में इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं है, प्रोसीजर इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं है कि जो ऑडिटर वगैरह होते हैं उनका गवर्नमेंट में क्या है और प्राइवेट में क्या है, ऐसा इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं दे रखा, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को चाहिए कि डिटेल के अंदर हो वेरिफिकेशन, तो फिर आप उसको भी बता सकते हो। नाउ अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस रिटायरिंग ऑडिटर इज रीअपॉइंटेड, अगर मान लो एक पर्सन रिटायर हो गया है तो वो भी रीअपॉइंटमेंट के लिए आ सकता है। रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर कैसे होगा? A statutory auditor is not appointed on a permanent basis. It is normally an annual assignment. It may, however, आप क्या कर सकते हो? एक्सटेंड कर सकते हो उसका पीरियड। Now, under normal circumstances, the auditor is now not qualified for reappointment. Auditor को अब reappointment के लिए qualify नहीं करोगे। द ऑडिटर हैज़ एक्सप्रेस इज अनविलिंगनेस, अगर वो मना कर देता है, डिसकंटिन्यू कर देता है। द कंपनी हैज़ पास्ड अ रिजोल्यूशन, अब कंपनी क्या करेगी? किसी और पर्सन को रीअपॉइंट करेगी, उसके लिए भी रिजोल्यूशन होना चाहिए। नोटिस भी दिया जाएगा अगर मान लो पर्सन की डेथ हो जाती है या वो ऑडिटर नहीं बन पाता या वो डिस्क्वालीफाई होना चाहता है, तो वो भी बताया जाएगा नोटिस के थ्रू। रिमूवल ऑफ एन ऑडिटर, अगर आप ऑडिटर को हटाना चाहते हो तो क्या प्रोसेस होता है? तो व्हेन द कंपनी टेक्स सच डिसीजन एट इट्स जनरल मीटिंग बाय एन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन आफ्टर ऑब्टेनिंग द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तीन केसेस हैं, या तो एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर बताए, दूसरा केस क्या है एनुअल जनरल मीटिंग में नहीं बता रही तो एक ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के थ्रू बताए, या तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है ऑडिटर को रिमूव। जो पहला ऑडिटर है वो अभी हमने पढ़ा 30 डेज के अंदर अंदर आएगा और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इशू करेंगे। तो जो फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ कंपनी अपॉइंटेड बाय इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसको हम लोग एनुअल जनरल मीटिंग में एक ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के द्वारा हम हटा सकते हैं। दिस इज़ वन मोर प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्शन गिवन टू ऑडिटर अगेंस्ट देयर अनड्यू रिमूवल। अगर एक ऑडिटर रिटायरिंग है, अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर, एक ऑडिटर है जो कि रिटायर नहीं है, उसको अगर हम रिमूव कर रहे हैं, तो कॉपी ऑफ दिस नोटिस मस्ट बी सेंड टू रिटायरिंग ऑडिटर। तो क्या बोल रखा है? स्पेशल नोटिस आपको दिया जाएगा। स्पेशल नोटिस मस्ट बी गिवन टू द कंपनी बाय मेंबर बिफोर द एनुअल जनरल मीटिंग। एक कॉपी आपको रिटायरिंग पार्टनर को भी भेजी जाएगी, और जो रिटायरिंग ऑडिटर है वो कॉपी मिलने के बाद अपनी प्रेजेंटेशन वगैरह बनाएगा। Beside the retiring auditor has the power to attend the annual general meeting at which the proposal of his removal is considered. Status of the auditor, auditor का जो status होता है वो क्या क्या role play करता है? The status of auditor in a company is governed by the following principle. जैसे कि वो एक एजेंट की तरह, ऑडिटर एक एजेंट की तरह काम करता है, क्योंकि वो कुछ ड्यूटीज़ परफॉर्म करता है जो कि कंपनी एक्ट के द्वारा बताया गया है, या जो कंपनी के रिजोल्यूशन में लिखा गया है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा गया है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन समझते हो ना, जैसे जो इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है, कंपनी के इंटरनल प्रोसीजर्स वगैरह उसमें लिखे होते हैं। द ऑडिट एग्रीमेंट बिटवीन द ऑडिटर एंड द क्लाइंट, नॉट एन एडवाइज़र, वो एडवाइज नहीं करेगा कंपनी को, बताएगा सही है या गलत है, ये वो अपनी सलाह नहीं देगा। इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ हिज ड्यूटी, ऑडिटर का रोल कहीं पे भी आपको उसका नहीं मिलेगा, एडवाइज़र का नहीं मिलेगा, डिटेक्टिव नहीं करेगा। ही इज़ अ वॉच डॉग एंड नॉट अ ब्लड हॉन्ड। ही नीड्स नॉट बी अनड्यूली सस्पिशियस इन हिज जॉब। वो क्या करेगा? डिटेक्टिव है, ना तो वो डिटेक्टिव है नॉर एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, तो वो क्या करेगा? वो सिर्फ निगरानी रखेगा, उसको सही गलत बताएगा नहीं किसी भी कंपनी को। नॉट टू डिस्कवर फ्रॉड्स भी अगर हुए हैं तो वो अपनी रिपोर्ट में शामिल करेगा, वो लोगों को नहीं बताएगा। एक गारंटी की तरह कभी भी रोल प्ले नहीं कर सकता एन ऑफिसर।
ऑल्दो एन ऑडिटर इज नॉट एन एम्प्लॉय, लेकिन उसको ऑफिसर की तरह ट्रीट किया जाता है कंपनीज एक्ट में। तो हमने क्या क्या पढ़ा कि अगर स्टेटस की बात करूं तो जो ऑडिटर होता है वो आपका एजेंट की तरह रोल प्ले करता है, एडवाइजर नहीं होता, डिटेक्टिव नहीं होता, है ना, गारंटी की तरह रोल प्ले नहीं करता, फ्रॉड नहीं डिस्कवर करता, लेकिन वो एक ऑफिसर ट्रीट किया जाता है। फिर नाउ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ कंपनी ऑडिटर, क्या हक मिले हुए हैं। अब जो राइट्स हैं वो बुक को एक्सेस कर सकता है, चाहे वो हेड की हो, चाहे वो हेड ऑफिस की हो, चाहे वो ब्रांच की हो, चाहे वो वाउचर हो, चाहे कोई भी बुक्स हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, ट्रेडिंग अकाउंट हो, बैलेंस शीट हो, कोई भी फाइनेंशियल बुक हो, कोई भी प्रूफ हो, वो आराम से उसको इंस्पेक्ट कर सकता है। उसको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो या कोई भी पर्सन से एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो भी उसके पास पूरा पूरा हक है। राइट टू रिसीव नोटिस एंड अटेंड जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग अटेंड करेगा। अब ये किस में लिखा है, सेक्शन 231। अकॉर्डिंग टू 231 जो ऑडिटर के पास एक राइट है, वो सारे के सारे नोटिस, जितनी भी बातचीत हो रही है कंपनी के अंदर, उसके सारे नोटिस एक ऑडिटर को मिलने ही चाहिए, और वो जनरल मीटिंग भी अटेंड करेगा। टू बी हर्ड ऑन एनी पार्ट ऑफ द बिजनेस, जो कि उसे लगता है कि ज़रूरी है वो पार्ट वो अटेंड कर सकता है, सुन सकता है। राइट टू मेक करेक्शन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर उसे लग रहा है कि कुछ गलती है तो उसको सही कर सकता है। ऑडिटर इज रिक्वेस्टेड टू कंडक्ट एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी एंड रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर, कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है अगर उसे कोई फॉल्ट मिलता है तो वो नेसेसरी करेक्शन भी कर सकता है। If his suggestion are not carried out, he has the right to refer the matter in his report. अगर उसके सजेशन को सही तरीके से नहीं ले रहे तो वो क्या कर सकता है, वो अपनी रिपोर्ट में शामिल कर सकता है। राइट टू विजिट ब्रांच, ब्रांचेस पे भी वो जा सकता है, और ब्रांचेस में जाके भी वो वाउचर्स या कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कर सकता है। अब उसकी क्या जिम्मेदारी है, क्या ड्यूटीज़ है। एक तो ड्यूटी है टू ऑडिट रिपोर्ट, मतलब रिपोर्ट लिखना, इंक्वायरी करना, और बाकी कुछ और ड्यूटीज़ भी हैं। सबसे पहले है रिपोर्ट लिखना। तो ऑडिटर शैल मेक अ रिपोर्ट टू द मेंबर ऑफ द कंपनी ऑन द अकाउंट टू बी एग्जामिन्ड बाय हिम, किसी भी, on every balance sheet and profit and loss and on every document declared by this act to be part on annexed of the company sheet or profit and loss. Next is ट्रू और फॉल्स डिसीजन लेने के लिए, बैलेंस शीट के लिए, profit and loss account. The auditor report should also state whether he has obtained all the information. उसकी रिपोर्ट में ये लिखा होगा कि जो भी इंफॉर्मेशन मांगी या एक्सप्लेनेशन मांगी वो ठीक तरीके से मिली नहीं मिली, ठीक है, क्या उसका मेन मकसद था, उसका ओपिनियन क्या है, whether the company balance sheet and profit and loss deal with by the report are in agreement. ड्यूटीज रिलेटेड टू इंक्वायरी, अगर मैं इंक्वायरी की बात करूं तो आप लोन एडवांसेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन एविडेंसेस प्रूफ हुए कि नहीं, जो भी आपने प्रूफ मांगे वो प्रूफ जस्टिफाई हुए कि नहीं। व्हेन द कंपनी इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट कंपनी या बैंकिंग कंपनी नहीं है, वेदर इट हैज सोल्ड एनी शेयर्स, उसने अपने शेयर्स डिबेंचर्स बेचे कि नहीं बेचे। नेक्स्ट वन इज लोन एंड एडवांसेस मेड बाय द कंपनी हैव बीन शोन एज डिपॉजिट, जो भी आप लोन एडवांसेस लोगे वो डिपॉजिट की तरह शो होना चाहिए। ये उसकी इंक्वायरी की जिम्मेदारी है कि वो ये सब चेक करेगा। कोई भी पर्सनल एक्सपेंसेस है हैव बीन चार्ज टू रेवेन्यू अकाउंट, वेदर द बुक्स ऑफ कंपनी शो द शेयर्स, शेयर्स वगैरह अगर हैं तो बैलेंस शीट में करेक्ट स्टेटमेंट में करेक्ट अमाउंट में दिखने चाहिए। नाउ अदर स्टैट्यूटरी ड्यूटी, अगर मैं दूसरी ड्यूटीज़ की बात करूं, अगर मैं और ड्यूटीज़ की बात करूं, अदर स्टैट्यूटरी ड्यूटी, द प्रोस्पेक्टस इशूड बाय एन एग्जिस्टिंग कंपनी शुड कंटेन एन ऑडिटर रिपोर्टिंग, उसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस, असेट्स एंड लायबिलिटी, रेट ऑफ डिविडेंड पेड, ये सब कुछ लिखा हुआ होना चाहिए। ऑडिटर स्टैट्यूटरी रिपोर्ट बनाएगा, वेरीफाई करेगा, सर्टिफाई करेगा, साइन करेगा रिपोर्ट पे, सेंट्रल गवर्नमेंट से अपॉइंटमेंट लेगा, और ये ऑडिटर की ड्यूटी है कि वो पूरी इन्वेस्टिगेशन करे। व्हेन अ कंपनी गोज इनटू वॉलंटरी वाइंडिंग अप, अगर अपनी मर्जी से वाइंड अप होना चाहती है तो ये भी
पूरी जिम्मेदारी है ऑडिटर की, वो सारी चीज़ें इंस्पेक्शन करेगा। सम लीगल डिसीजन, कुछ ऐसे लीगल डिसीजन होते हैं और कुछ यहाँ पे केसेस भी दे रखे हैं जिनको आप रेफर कर सकते हो। सम लीगल डिसीजन इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ऑडिटर। अब इसे हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये ऑडिटर की जिम्मेदारी होती है नॉट टू कन्फाइन हिमसेल्फ merely to the task of ascertaining the arithmetical accuracy of balance sheet but to see that it is a true and accurate representation। सिर्फ कैलकुलेशन ही नहीं चेक करेगा बल्कि ये भी देखेगा कि बैलेंस शीट सही तरीके से बता रही है कि नहीं बता रही। एन ऑडिटर मस्ट बी ऑनेस्ट, ईमानदार होना चाहिए कि तभी हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। इट इज़ ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर to bear on the work has to perform। उसकी skills, केयर, कॉशन और रीजनेबल कम्पिटेंट, बहुत केयरफुल होना चाहिए। ऑडिटर इज मतलब डाउटफुल नहीं होना चाहिए। ऑडिटर अनडाउटफुली डज अंडरटेक वेरी कंसिडरेबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ऑडिटर आर नॉट कम्युनिकेटेड टू द शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लैप्स। ठीक है, ये बताया गया इसके अंदर। जो इम्पोर्टेंट टास्क है ऑडिटर का वो ये है, इज टू इंश्योर दैट एरर्स आर नॉट मेड। कोई भी गलती ना हो, ऑनेस्टी की तरीके से सब कुछ चेक किया जाए। ही शुड proceed with his work suspecting that someone might have made a mistake somewhere and that a check must be made to ensure that there has been none। मतलब अब ये बुलाया जाता है ऑडिटर को कि कोई ने, किसी ने कोई भी गलती तो नहीं की हुई किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू पे, और अगर करी गई है तो उसको हम लोग प्रॉपर तरीके से चेक करेंगे। ऑडिटर स्टैंडर्ड, इट मे बी ऑफ इंटरेस्ट टू यू दैट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स वगैरह दे रखे हैं इसके। ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या है? जो ऑडिट है वो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप प्रॉपर स्टेटमेंट्स वगैरह को चेक करो। ऑडिटर आप प्रॉपर प्लान बनाएगा, कंट्रोल करेगा, अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करेगा। कोई भी इंस्पेक्शन होता है उसकी इंक्वायरी करेगा, ट्रांजैक्शन को वाउचर के बेसिस पे चेक करेगा। कोई भी ऐसी डिसीजन होगी भरोसा करने वाली, उस पे भरोसा तभी करेगा जब उसके पास सफिशिएंट एविडेंसेस होंगे। इंटरनल कंट्रोल का पूरा ध्यान रखेगा, रिपोर्ट मेंटेन करेगा, रिपोर्ट में कोई भी इनसफिशिएंट डेटा होगा तो उसको भी प्रॉपरली मेजर करेगा। तो दैट इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने यूनिट नंबर 8 को भी डिस्कस किया। अब जो नेक्स्ट यूनिट रहने वाली है कंपनी ऑडिट नंबर फर्स्ट, यूनिट नंबर 9, ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के अंदर। तो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है इस पर्टिकुलर लेक्चर वीडियो से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। और अगर इससे रिलेटेड कोई और लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो भी आप लोग बता सकते हो। प्रॉपर कोर्स लेके आ जाऊंगी मैं और उसका डिटेल में आप लोगों को समरी मिल जाएगी ना। अगर आप लोग चैनल को, बाकी आप लोग सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो वीडियो को। आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।